Okay, so today I'll discuss you a very important thing in the mode concept part that's coming from stoichiometry. So this is balancing of a chemical equation. देखो, पहली बात तो मैं बता दूं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस अपने मेथड पे काम करना है। अगर ये बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेथड से नहीं की गई है या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से नहीं की गई है, मतलब अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को नहीं पढ़ा, तो वहां पर बैलेंसिंग सीधे सीधे आपको बस स्टोइचियोमेट्री को देख के करना होता है। देखो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो पढ़ते पढ़ते टाइम लग जाएगा, 11th क्लास में आएगा आगे चल के, लेकिन आपने अगर बैलेंसिंग करनी है और अगर सिंपल मेथड से करनी है तो और भी मेथड हो सकते हैं जो स्टोइचियोमेट्री को बैलेंस करवा सकते हैं। तो आपके पास जैसे पहले अभी अगर अपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा होता तो बैलेंसिंग पढ़ी होती, तो वहां पर बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से आपको कर देंगे, वो आपको उस तक पहुंचा भी देंगे। लेकिन जनरली जब हमारे पास रिएक्शन सामने होती है तो हम हर समय एक रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन को नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं होती है। और हम उन मेथड से उन्हीं को केवल कैलकुलेट कर सकते हैं, उन्हीं को केवल बता सकते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो आज हम कुछ नॉर्मल टॉपिक से बात करेंगे, नॉर्मल चीजों के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करते हैं और क्यों एक बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करने की जरूरत पड़ी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया था मैं स्टार्ट में। यस सर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट था और राइट साइड में प्रोडक्ट था या नहीं? यस सर। तो मान लो हमारे पास लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है X2Y3 प्लस Z2C3, मान लो कुछ भी है। राइट साइड में बन रहा है X2Z2 और Y3C3, मान लो ये बन रहा है। तो हमें दिमाग में ये रखना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की नंबरिंग टोटल इक्वल होनी चाहिए, मतलब मास टोटल कंजर्व होना चाहिए। और उसके होने के लिए अगर ये कोई X एक एलिमेंट है, इसके पास एटॉमिक मास मान लो 10 है, इसके पास मान लो 20 है, Y के पास, Z के पास मान लो 30 है, C के पास मान लो 40 है। अब एक बात बताओ, यहां पर X2 में भी 10, यहां पर भी 10 ही होना चाहिए और 10 का 2 पार्ट रहना चाहिए। यहां पर भी 10 होगा क्योंकि Z का यहां भी 30 है और Y का यहां भी 20 है और C का यहां भी 40 है। तो अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट को बराबर करना है या अगर मास कंजर्वेशन का लॉ फॉलो करवाना है तो यार स्टोइचियोमेट्री तो बैलेंस होनी चाहिए ना। अगर यहाँ पर X के 2 एटम मौजूद हैं, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखोगे कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब राइट साइड में X का कोई अगर एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता या एक ही एटम प्रेजेंट होता तो यहाँ पर 10 ही रह जाता। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर बैलेंस आपने नहीं किए तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस ना करने की वजह से आपका मास भी कंजर्व नहीं होगा, कि हो जाएगा। हेलो, am I audible? यस सर। या अगर लेफ्ट साइड में मैं कह ये रहा हूं कि हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए पहली बात तो रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे पास मौजूद थे, लेकिन अभी हम रिडॉक्स रिएक्शन का यूज ना करके बल्कि हम अगर सिंपल मेथड से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो सिंपल मेथड से बैलेंस करने के लिए हमें स्टोइचियोमेट्री को बैलेंस करना पड़ेगा। स्टोइचियोमेट्री मतलब कितने का कोएफिशिएंट कहां पर है। अब स्टोइचियोमेट्री बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, बैलेंसिंग की ही जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भैया लेफ्ट साइड और राइट साइड में नंबर ऑफ
एटम अगर बराबर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली मास कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो ये यक्स वाला 10 मास कंटेन करता है, वाई वाला 20 मास कंटेन करता है, जेड वाला 30 मास कंटेन करता है, सी 40 मास कंटेन करता है। अब यक्स के 2 एटम यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब 20 टोटल हो जाएगा। वाई का 3 एटम मौजूद है, मतलब 20 इंटू 3 कर दो तो 60 हो जाएगा। अब जेड का अगर 2 एटम मौजूद है तो मतलब 30 इंटू 2 कर दो, मतलब 60 हो जाएगा। सी का अगर 3 एटम मौजूद है मतलब 120 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर आपको अभी मास में मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम रही? नो सर। अच्छा, अगर हमारे पास राइट साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम मौजूद नहीं है तो भैया हम मास को कंजर्व नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, यहां पर अगर x1 दे दिया जाए, z1 दे दिया जाए, बाकी ये y3 रहे, c3 रहे, तो y तो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, z तो c तो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। चलो ये तो बैलेंस है, लेकिन व्हाट अबाउट x एंड z? यहां पर x के तो 20 मास अवेलेबल है और z के 60 मास अवेलेबल है, लेकिन राइट साइड में x के 10 मास और z के केवल 30 मास अवेलेबल है, इसलिए दिक्कत की बात तो है। ये दिक्कत, यहां तक कोई समस्या बेटा? नो सर। समझ में आया? मतलब आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों के मास को कंजर्व करना था। अच्छा, एक मेथड और होता, मान लो हमारे पास x और y कम, ध्यान से समझना इस बात को, मान लो हमारे पास नंबर ऑफ x और नंबर ऑफ z थोड़ा बहुत कम हो भी गए हैं, तो यहां पर मान लो 2 से 1 हो गया, तो कम से कम y और c में 3 में तो चेंज होना चाहिए ना, कि y c को इंक्रीज करना चाहिए। चलो दोनों तरफ मास कंजर्व रखना है ओवरऑल, तो वैसे तो हर एक एटम का मास कंजर्व होता है। मैं बता दूं आपको, अगर x का इधर कुछ मास अवेलेबल है तो y का उतना ही x का उतना ही मास इधर भी अवेलेबल होगा। लेकिन अगर एक बार ओवरऑल कैलकुलेशन में भी मास को कंजर्व करना होता तब भी आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि यार राइट साइड में अगर एक चीज डिक्रीज कर रही तो दूसरी चीज इंक्रीज करनी चाहिए, तभी वो बैलेंस कर पाएगा। राइट? कोई दिक्कत? नो सर। लिखो बेटा, according to the law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, a balanced chemical equation has the same number of atoms. A balanced chemical equation has the same number of atoms according to law of conservation of mass. A balanced chemical equation has the same number of atoms of each element on each side of the equation, of each element on each side of equation on each side of equation. Many chemical equation can be balanced by hit and trial method. Hit and trial method. जैसे कि कुछ रिएक्शंस हम कंसीडर करते थे। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है बेटा? देखना और बताना, मतलब उसको हम दोनों तरफ या एक बार अपनी तरफ से इमेजिनेशन करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। कभी कभी हिट एंड ट्रायल मेथड अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो हिट एंड ट्रायल मेथड उसको ही बोलते हैं कि आंसर से आपको क्वेश्चन की तरफ बढ़ना।
मतलब कभी कभी होता है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप सीधे ऑप्शंस को देखो, कभी कभी ऑप्शन को देखने से भी आंसर का पता चल जाता है, राइट। तो भी एक तरीके का हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ। कभी कभी आप डायरेक्ट आंसर की तरफ पढ़ करके उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आते हो, तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ। कभी आप प्रैक्टिसिंग, जैसे कि मान लो दोनों तरफ नंबर को बराबर करना है, तो आप 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे, चलो इसमें 3 डालो, इसमें 2 डालो, क्या हो जाएगा, चलो इसमें 1 डालो, इसमें 2 डालो। तो वो आपका अलग अलग करने का तरीका हो सकता है। और हिट एंड ट्रायल का मतलब सोचना होता है, मतलब सोच के करना या फिर अपनी तरफ से कोई टिकड़म लगाना, एक तरीके से हिंदी वर्ड समझ लो। समझ में आई ना मेरी बात? हेलो, यस सर। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मान लो कुछ हम इक्वेशंस की बात करते हैं बेटा। जैसे मान लो यफी है प्लस O2 है, इसने Fe2O3 दिया है, राइट। कोई इक्वेशन है Mg है, O2 है, MgO दिया है, ये तो कंपाउंड है, कि स्टोइचियोमेट्री को बैलेंस करना होता है। जैसे ये P4 है, ये O2 है, P4O10 दिया है, ठीक है। ये कुछ इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशन को मान लो बैलेंस करना होगा। देखो बेटा, आपको बड़ी बड़ी बुक्स में भी, बड़े बड़े चैप्टर्स में भी, हर जगह जब भी केमिकल रिएक्शन को लिखना होगा, आपको बस इतना बताया जाएगा कि एक आयरन का एलिमेंट है, उसने रिएक्शन करा है ऑक्सीजन के साथ और बनाया है फेरिक ऑक्साइड, इतना बता दिया जाएगा बस। अब आपको बैलेंसिंग एंड ऑल अपने आप से देखनी पड़ेगी, कितना बैलेंसिंग हुआ, इतना नहीं बताया जाएगा कितने फैक्टर कहाँ करने। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, जब भी फैक्टर करना, हमेशा एलिमेंट के लेफ्ट साइड में या कंपाउंड के लेफ्ट साइड में स्टोइचियोमेट्री को लिखने की कोशिश करना, बिकॉज दिस इज राइट। अगर आपने राइट साइड में कुछ भी किया, यहां पे अगर कुछ किया, यहां पे अगर कुछ बढ़ाया, इसका मतलब आपने मॉलिक्यूल्स को चेंज किया है। और मॉलिक्यूल को चेंज हम नहीं कर सकते हैं, उसका केमिकल बिहेवियर केवल कर सकता है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होने की कैपेबिलिटी है। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन होने की कैपेबिलिटी है, चलो इसने 2 बना लिया। अब हम उन्हें उठा के ऑक्सीजन ऑक्सीजन में इसके पास 3 होने की भी कैपेबिलिटी है, लेकिन फिर भी ये O3 में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि O3 में कन्वर्ट होते ही ये ऑक्सीजन गैस से ओजोन में कन्वर्ट हो गया है। मतलब आपने इसके केमिकल बिहेवियर को, केमिकल जिंदगी को, सब कुछ बदल दिया है इसके। अगर आपने इसके राइट साइड में कुछ भी चीज से मल्टीप्लाई किया, तो आपने स्टोइचियोमेट्री को तो बैलेंस किया, जो भी किया आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद जो भी उसके पास क्वालिटी थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, आपने उसको 1 मिनट के अंदर पूरी प्रॉपर्टी किसी नंबर के बढ़ाने की वजह से चेंज कर दी है। मेरी बात समझ आई बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो आपको कभी भी राइट साइड में मल्टीप्लाई करके किसी भी प्रोसेस को नहीं करना है। आपको जब भी हिट एंड ट्रायल करना है, आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ चलो। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं जो लेफ्ट साइड में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं बेटा? यहां पर 2 ऑक्सीजन अवेलेबल है और यहां पर MgO अवेलेबल है, यहां पर Mg अवेलेबल है। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या कोई बताएगा? सर हिट एंड ट्रायल मेथड से 2 mg प्लस O2 फिर 2 MgO। हाँ, अगर मैं यहां पर कर दूं, एक बात हिट एंड ट्रायल से सोचूं कि चलो यहां पर 2 mg लगा देता हूं, तो अभी 2 mg भी हो गए हैं और ऑक्सीजन भी 2 हो गए हैं, तो 2 MgO कर दूं। अभी क्या है, बैलेंस नहीं है दोनों साइड। बेटा एक बार देखो, लेफ्ट साइड में भी 2 mg है, राइट में भी 2 mg है, लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन है, राइट साइड में भी 2 ऑक्सीजन है। अरे ये 2 ऑक्सीजन का मतलब हुआ, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का मतलब ये अगर बाहर मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब कि 2 से अंदर भी है, मतलब ये ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाई है और ये Mg में भी 2 से मल्टीप्लाई है। मेरी बात समझ रहे हो ना, बात क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो पूरे कंपाउंड के अंदर 2 से मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर हमने इस चीज को बैलेंस कर लिया। अच्छा, एक चीज और थी, मान लो इस चीज को मैं चाहता ऐसे बैलेंस करने के लिए कोई और मेथड लगा सकता था। Mg प्लस O2 Mg प्लस O2 था, अगर मैं इसको MgO करता और चाहूं तो मैं यहाँ पे हाफ लिख दूं, क्या गलत कर रहा हूं मैं?
क्या गलत कर रहा हूँ बेटा? नो सर। हाफ No, लिख दे रहा sir. हूँ, कोई बात नहीं। इसी हाफ को जब बाद में कैंसिल करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर 2mg हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/2 O2। पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई कभी भी किसी नंबर से कर सकते हो तुम। तो ये mgO, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2mg प्लस O2 mgO बन जाएगा। समझ में आई बात बेटा? कोई दिक्कत? यस सर। कोई नो No, सर। दिक्कत? sir. क्या इस रिएक्शन को कोई बैलेंस कर सकता है? बेटा जब भी, कभी भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी एक जगह 2 हो, अगली जगह 3 हो, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए एक जगह 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी जगह 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें हमने कर ली हैं, कर ली है नहीं? ऑक्सीजन Yes, को sir. हमने 6 बैलेंस कर लिया है। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन है, क्योंकि O3 है तो 2O3 यहाँ पे लिखा हुआ है तरीके से, और यहाँ पर 3O2 लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन दोनों ही में बैलेंस है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, 6 हो चुके हैं। तो हमने लेफ्ट में 3 से मल्टीप्लाई किया और राइट में 2 से मल्टीप्लाई किया, और अभी हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। अब आयरन को बैलेंस करना है, यहाँ पर 2Fe2 है, यहाँ पर Fe क्या लिखा है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आराम से बैलेंस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 4Fe प्लस 3O2 gives 2Fe2O3। कोई दिक्कत बेटा? No, sir. ये वाली रिएक्शन बैलेंस करना। सर सर 3 4 इधर है प्लस ना 5 O2। O2 के है ना 5 इंटू कर दो। अभी सही है? Yes, sir. बैलेंस हो चुकी है ना? चैप्टर Yes, स्टार्ट sir. करवा दिए। क्या? No, sir. नथिंग सर। इसको बैलेंस करना। सर ए लेफ्ट साइड में 4 और इधर O2 की जगह 3, तो मतलब आगे 3 और इधर राइट साइड में Al2 और 3 की जगह 2। Al2O3 की जगह 2, ऑक्सीजन के पहले क्या लगाया? 3। 3 और एल्युमिनियम के पहले 4 ग्रेट। सही है ना? Yes, sir. उनका करना बेटा। सर Mg वाली कंप्लीट पहले से बैलेंस है, और सेकंड वाले उन्हीं में में एन जाके Na2 लग जाएगा और सेकंड वाले और HCl जाके 2। 2 लग जाएगा सर इसमें राइट साइड में। यस सर। सही है ना? यस सर। गुड। चलो एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं स्टेप वाइज मेथड से। पहले अपने मेथड को बना करके स्टेप वाइज में उसको बैलेंस करते हैं। एक रिएक्शन है कंबशन ऑफ प्रोपेन।
प्लीज बैलेंस इट। आपको मैं बताता हूँ, ऐसे मान लो कभी कोई रिएक्शन दी हो, करना कुछ नहीं, जस्ट वॉच माय स्क्रीन, कुछ करना नहीं, प्लीज जस्ट वॉच माय स्क्रीन। स्टेप 1, आपको क्या करना है, राइट डाउन द करेक्ट फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मान लो आपको दिया गया हो कंबशन ऑफ प्रोपेन करना है, तो पहली बात आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के करेक्ट फॉर्मूला लिखना है। फिर प्रोपेन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लेना राइट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो प्रोपेन एंड ऑक्सीजन आर क्या है, यहाँ पर प्रोपेन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। तो रिएक्टेंट है C3H8, प्रोपेन ऑक्सीजन, राइट। और प्रोडक्ट क्या है बेटा, सर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। CO2 and H2O। स्टेप 2, balance the carbon atoms. Since 3 carbon atoms are in the reactant, therefore 3 CO2 molecules are required on the right side. क्योंकि 3 लेफ्ट में है तो 3 राइट में भी जरूरत है। तो अगर C3H8 है इधर प्लस O2 गिवन है, तो सबसे पहले तो 3 CO2 लिख लो प्लस H2O। ये अपना स्टेप 2 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 3 कार्बन लेफ्ट में था, हमने 3 कार्बन राइट में भी कर दिया। हाँ, कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे जो बहुत तेज करेंगे, लेकिन जस्ट राइट डाउन विद द स्टेप्स ताकि आपको पता रहे एक्चुअली। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। स्टेप 4, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर 8 हाइड्रोजन एटम है। अब चूंकि H2O है, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर 8 बनाना है तो। यहाँ तक सही है? यस सर। अब आपको करना क्या है, चौथे स्टेप में केवल ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और ऑक्सीजन राइट साइड में कितने हैं बेटा? सर राइट साइड में 2। 6 तो यहीं सर पे है, 3। 6 तो यहीं पे है और 4 यहाँ पे है, तो टोटल राइट साइड में 10 है। कितने हैं? क्या 10 ऑक्सीजन है इधर की साइड में। क्या बोल रहे हो? 10 ऑक्सीजन है राइट साइड में। गुड ऑब्जर्वेशन। अब बस ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा C3H8 प्लस 5O2, C3H8 प्लस 5O2 gives 3CO2 प्लस 4H2O। रिएक्शन बैलेंस है ना आप? यस सर। कल आज रात में बोला था ना सुबह चलेंगे, कल से चलेंगे। अरे
लिख लो बेटा। लिख लिया इतना? सबने लिख लिया? हेलो, यस सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. चलो एक नई चीज पढ़ते हैं। स्टोइशियो बैलेंसिंग के अंदर ही है स्टोइशियोमेट्री। एंड stoichiometric coefficient या stoichiometric calculation। ठीक है, तो पहले बात तो लिखो ये होता क्या है। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, calculation based on the quantitative relationship calculation based on the qualitative relationship between the reactants and the product are referred as between reactants and the product between the reactant and the product are referred as stoichiometry। stoichiometry कैलकुलेशन जब रिलेशनशिप पे हो या फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में हो, जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को बताती हो, तो उसे हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। द टर्म स्टोइशियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप नहीं परिचित हैं, तो ये कुछ दो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। एक स्टोइशियोगन और दूसरा मेट्रॉन, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो कुछ हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप की चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर स्टोइशियोमेट्री से हमें दोनों तरफ के रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन बैलेंसिंग करनी है, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या कोई बैलेंस रिएक्शन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो फिर हमें स्टोइशियोमेट्री को फॉलो करने के लिए कुछ तीन चार चीजें हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो लिखना, in order to solve the problem based on the chemical calculation, in order to solve problem based on the chemical calculation, based on the chemical calculation, the following step in general, the following steps are required। ठीक है, अब इसमें पहला है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
Write the balanced chemical equation. From the chemical equation, write the molar between write the molar between write the molar between the given and required substance. उसके बाद convert these moles into desired parameters. To desired parameters such as mass or value. Right? हम मास और वॉल्यूम या जो भी डिजायर्ड पैरामीटर हो सकता है उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करेंगे उस मोल को। सबसे पहले मोल लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसका मोल डिसाइड करेंगे कितने मोलर है वो, फिर उस मोल को हम पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो मास हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे जो भी चीज कंजर्व रहती हो उस चीज में। ठीक है, ऐसे गैलो-सैक लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करते थे, वैसे कुछ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग से बात करते थे, तो वैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, अगर मैं आपको चाहिए तो मैं दे देता हूं। फॉर एग्जांपल CH4 plus 2O2Z gives CO2 plus 2H2O, right? So here 1 mole of CH4 reacts with 2 mole of O2 to give 1 mole of CO2 and 2 mole of H2. अगर 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 2 मोल वाटर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि है 1 मोल ऑफ CH4 will 1 mole of CH4 will react react with 2 mole of oxygen, will react with 2 mole of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. To give 1 mole of CO2 and 2 mole of water, H2, right? कोई दिक्कत? 1 mole of CH4 1 mole of CH4 1 mole of CH4 react with
इसको हम 1 मॉलिक्यूल भी कर सकते हैं और 1 मोल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 मोल के बारे में बता दिया है। अगर हम इसको लिखें इस तरह से कि 1 मॉलिक्यूल है रिएक्ट कर रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 will react with 2 molecule of will react with 2 molecule of oxygen to give 1 molecule of CO2 and 2 molecule of H2O। तो क्या मैं इसको मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिख सकता हूँ? दोनों चीजें ही लिखी जा सकती है ना, चाहे मॉलिक्यूल में लिखूं चाहे मैं मोल में लिखूं। अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है इस रिएक्शन की CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O, तो हम इसको अभी लिख सकते हैं कि here 1 mole of CH4 will react with 2 mole of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of hydrogen dioxide मतलब वाटर। तो इसको चाहे तो हम मोल में लिख सकते हैं या फिर सेम तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एक मोल एक रिएक्शन यहाँ पर एक की हो रही है, 1:2 की रिएक्शन हो रही है, तो इसको मॉलिक्यूल मान सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से और वो बना रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो क्या मैं वैसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता इस चीज को? अच्छा एक बात बताओ, 1 मोल के बराबर क्या होता है? 1 मोल को अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या ये 22.4 लीटर नहीं होता है? बताया है या नहीं बताया है? हेलो, am I audible or not? Yes, sir. बेटा हमने बताया था PV = nRT का फॉर्मूला। अगर आपने लेक्चर देखा हो, नहीं देखा तो मैं क्या करूं, उसमें आपने N = PV/RT देखा होगा। अब N = PV/RT में हमने इसकी वैल्यू 1 रखी थी, इसको लीटर में कन्वर्ट किया था वॉल्यूम को। तो जब हमने देखा था तो ये डिवाइड बाई 0.0821 इनटू टेम्परेचर 273 रखा था, तो और यहाँ पर वॉल्यूम रखा था। तो जो 1 मोल की वैल्यू आती है, अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं ना मोल की, तो 1 की एक वैल्यू रख दूं तो ये अपना कैलकुलेशन बन जाता है 0.0821 इनटू 273 डिवाइड बाई 1 atm = V। तो 1 मोल अगर मैं लिख दूं तो उसकी वैल्यू आती है 22.4 लीटर। ठीक है, अगर मैं 1 मोल की वैल्यू निकालूं, PV = nRT एक फॉर्मूला होता है। ये हमारा फॉर्मूला जो है ये आइडियल गैस फॉर्मूला है। इसमें P की वैल्यू प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 होती है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट होता है 273, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने एटमॉस्फेरिक वैल्यू को P की वैल्यू को 1 रख दिया है और 1 मोल रखा ही है, तो 1 मोल = 22.4 लीटर आपको मिल जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखेंगे। 1 मोल = 22.4 लीटर होता है। अब अगर 1 मोल = 22.4 लीटर होता है, जैसे मैंने बोला था कि here 1 मोल ऑफ CH4 will react with 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं बोल सकता कि 22.4 लीटर ऑफ CH4 will react with 22.4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव। अब यहाँ पर 1 मोल ऑफ CO2 दिया ना, तो इसका मतलब 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड 22.4 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 ये हो जाएगा 44.8 लीटर ऑफ वाटर। क्या किसी को दिक्कत है इस चीज में? No, No, sir. sir. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो सिंपली, रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है कि 22.4 लीटर ऑफ CH4 लीटर ऑफ O2 to give 22.4 liter of CO2 and
40.48 स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एसटीवी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत है? No, sir. अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख दूं, क्योंकि यहाँ पर गिवन है CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख दूं तो क्या मैं बोल नहीं सकता इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। इसका कितना है? 64 ग्राम। इसका कितना है? 44 ग्राम। इसका कितना है? 36 ग्राम। क्या मैं बोल नहीं सकता कि 16 ग्राम ऑफ CO2 react with 64 gram oxygen to produce 44 gram CO2 and 36 ग्राम वाटर। क्या सही है ये? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? No, sir. तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो सकता है। तो आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यू कैन लीव द मीटिंग नाउ, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग एंड जो भी बताया एक बार ट्राई करना, बैलेंस करने को रिएक्शन को और इन चीजों को पढ़ने का। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ थिंग्स इन योर क्वेश्चन पार्ट। Okay, So sir. you can leave the meeting now.